वेलकम टू द चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के एक ऐसे चाइनीज हिस्टोरिकल रिवेंज ड्रामा की जिसने रिलीज होते ही व्यूअर को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, रीबर्थ कॉन्सेप्ट, रॉयल कॉन्स्पिरेसी और इमोशनल रोमांस से दीवाना बना दिया। और उस ड्रामा का नाम है एशेस टू क्राउन। ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपनी पिछली जिंदगी की हर गलती को याद रखते हुए किस्मत को दोबारा लिखने निकलती है। कहानी शुरू होती है स्टेट ऑफ छू के शानदार रॉयल पैलेस से, जहां बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है लेकिन अंदर सत्ता की भूख, धोखा और षड्यंत्र का ऐसा खेल चल रहा होता है जो पूरे साम्राज्य को तबाह करने वाला है। हमारी हीरोइन छू चाओ एक महान जनरल की बेटी है, बेहद इंटेलिजेंट, काम और स्ट्रैटेजी में माहिर। लेकिन उसकी पिछली जिंदगी का अंत बहुत दर्दनाक हुआ था। उस जीवन में उसने गलत लोगों पर भरोसा किया, राजनीतिक खेल को कम आंका और सबसे बड़ी गलती की थी प्रिंस सियोजन को पहचानने में देर कर दी थी। सियोजन बाहर से लॉयल और नोबल प्रिंस दिखाई देता था लेकिन असल में वह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने धीरे धीरे पूरे रॉयल कोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया, विरोधियों को खत्म किया और आखिरकार छू क्लैन को पूरी तरह मिटा दिया। छू चाओ ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरते देखा, अपने पिता की सेना को टूटते देखा और अंत में खुद भी विश्वासघात का शिकार होकर मौत के घाट उतार दी गई। लेकिन जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, तभी किस्मत एक चमत्कार करती है। वह अचानक उसी समय में जागती है जब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। वह दोबारा जवान हो चुकी है, वही चेहरा, वही लोग, वही पैलेस, लेकिन इस बार उसके पास एक ऐसी ताकत है जो किसी और के पास नहीं। उसे अपनी पिछली जिंदगी की हर घटना याद है। छू चाओ तुरंत समझ जाती है कि ये दूसरा मौका है और इस बार वह किसी की पॉलिटिकल पॉन नहीं बनेगी। वह कसम खाती है कि सियोजन कभी भी सिंहासन तक नहीं पहुंचेगा और उसका परिवार इस बार बच जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि उसके पास सेना नहीं है, शक्ति नहीं है और खुलकर लड़ने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए वह शैडोज में खेलना शुरू करती है। जहां बाकी लोग चेस बोर्ड देखते हैं, वहां छू चाओ पूरे गेम को देख रही होती है। वह कोर्ट फैक्शंस को मैनिपुलेट करना शुरू करती है, सीक्रेट अलायंसेस बनाती है और धीरे धीरे सियोजन की हर चाल को पहले से रोकने लगती है। दूसरी तरफ सियोजन को महसूस होने लगता है कि कोई उसकी योजनाओं को बार बार नष्ट कर रहा है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यह वही लड़की है जिसे वह अपनी पिछली जिंदगी में खत्म कर चुका था। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है जी यानलाई की। वह जी फैमिली का इलेजिटिमेट सोन है, एक ऐसा युवक जिसे कभी सम्मान नहीं मिला, जिसे हमेशा नीची नज़र से देखा गया और जो पैलेस गार्ड की छोटी सी पोजीशन पर जिंदगी गुजार रहा है। उसकी जिंदगी अंधेरे और अपमान से भरी हुई है, लेकिन छू चाओ पहली बार उसे देखते ही समझ जाती है कि भविष्य में यही इंसान उसके लिए सबसे बड़ा अलाई बनने वाला है। पिछली जिंदगी की यादों से उसे पता है कि जी यानलाई में असाधारण टैलेंट है, बस उसे कभी मौका नहीं मिला। इसलिए वह सीक्रेटली उसकी मदद करना शुरू करती है, कभी इन्फॉर्मेशन देकर, कभी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देकर और कभी उसके खिलाफ होने वाली असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को फेल करके। शुरुआत में जी यानलाई को लगता है कि छू चाओ उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह महिला बाकी नोबल्स जैसी नहीं है। वह उसे सम्मान देती है, उसकी क्षमता पर विश्वास करती है और उसे वह कॉन्फिडेंस देती है जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। समय के साथ सी यानलाई पैलेस गार्ड से एक स्किल्ड कमांडर बनता है और फिर धीरे धीरे बैटलफील्ड का राइजिंग स्टार बन जाता है। उनकी पार्टनरशिप कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनती है क्योंकि यह सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि ट्रस्ट और लॉयल्टी की कहानी है। छू चाओ उसे भविष्य के डेंजर्स के बारे में सीधे नहीं बता सकती, लेकिन वह हर कदम पर उसकी रक्षा करती है। वहीं सी यानलाई धीरे धीरे उसकी हर लड़ाई में उसके साथ खड़ा रहने की कसम खा लेता है। उधर सियोजन अपनी महत्वाकांक्षा में और भी खतरनाक होता जा रहा है। वह नॉर्दर्न डेजर्ट की फॉरेन फोर्सेस के साथ सीक्रेट अलायंस बना लेता है। उसका उद्देश्य सिर्फ थ्रोन हासिल करना नहीं बल्कि एब्सोल्यूट पावर हासिल करना है। उसे अपने राज्य, लोगों और परिवार की कोई परवाह नहीं, उसके लिए सत्ता ही सब कुछ है। जल्द ही पूरा राज्य सिविल वॉर की कगार पर पहुंच जाता है। राजधानी वैंगचेंग के आसपास विद्रोह भड़कने लगते हैं, बॉर्डर्स पर दुश्मन सेना इकट्ठी होने लगती है, कोर्ट के अंदर गद्दार बढ़ते जा रहे हैं और इसी केओस के बीच छू चाओ को फैसला करना पड़ता है कि क्या वह सिर्फ अपने परिवार को बचाए या पूरे राज्य को बचाने की कोशिश करे। आखिरकार वह अपने लोगों को युद्ध की आग में छोड़ने से इनकार कर देती है। वह जी यानलाई के साथ मिलकर सेना का नेतृत्व करती है। कई एपिक बैटल्स होती हैं जहां छू चाओ की रणनीति और जी यानलाई की बैटलफील्ड ब्रिलियंस मिलकर असंभव जीत हासिल करती है।
एक सीज के दौरान जब राजधानी लगभग गिरने वाली होती है, छू चाओ दुश्मनों को गलत जानकारी देकर उन्हें ट्रैप में फंसा देती है। दूसरी लड़ाई में जी यानलाई अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों नागरिकों को बचाता है। धीरे धीरे दोनों पूरे राज्य की उम्मीद बन जाते हैं, लेकिन जितना वे करीब आते हैं उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। सियो जन अब समझ चुका है कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई सेना नहीं बल्कि छू चाओ है। इसलिए वह उसे इमोशनली तोड़ने, उसके एलाइज को खत्म करने और उसके खिलाफ पूरा कोर्ट खड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार छू चाओ वह लड़की नहीं है जो पहले थी। उसने एक जिंदगी हारकर दूसरी जिंदगी जीना सीखा है। अब वह हर बट्रेल से पहले बट्रेल को पहचान लेती है, हर ट्रैप से पहले ट्रैप को देख लेती है और हर सैक्रिफाइस की कीमत समझती है। कहानी आगे बढ़ते हुए रिवेंज से ज़्यादा डेस्टिनी और चॉइस की कहानी बन जाती है। क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? क्या दूसरा मौका सच में सब कुछ ठीक कर सकता है? और क्या प्यार युद्ध और राजनीति के बीच जीवित रह सकता है? एशेस टू क्राउन इन्हीं सवालों के जवाब तलाशता है। ये कहानी दिखाती है कि राख से उठने वाला इंसान पहले से ज़्यादा मजबूत बनता है, और जब एक ऐसी महिला जिसने सब कुछ खो दिया था दोबारा खड़ी होती है, तो वह सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदलती बल्कि पूरे साम्राज्य का भविष्य बदल देती है।